नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं मुकेश सर पुनः आपके और अपने मन पसंदीदा चैनल एमपी क्लासेस, जी हाँ ठीक आपने सुना, एमपी क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि जो हमने पहल शुरू किया है उस पहल में आपका साथ तो मुझे जरूर मिलेगा और इसी पहल के साथ मैं आपके साथ रहकर इस चैनल को चलाना चाहता हूं और आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूं। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो जैसा कि मैं पहला ही वीडियो जो मैं डाला उसमें आप लोग का प्यार बहुत मिला, आप लोग का सब्सक्रिप्शन बहुत मिला, जो मैं कहा शायद आप लोगों ने पूरा किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी हमसे वंचित है। तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल पे अपना प्यार दिखाएं और जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो कंटेंट्स बनाया जा रहा है, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि प्यार कैसे दिखाना है, लाइक बटन दबा करके इस प्यार को दिखाना है। और इसी उम्मीद के साथ कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, तो अगर हम ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हमारे इस एमपी क्लासेस को भी मुकेश सर क्लासेस के रूप में या मुकेश सर क्लासेस की तरह प्यार मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो मैं अगर गलत ना हूं तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अभी भी मुझसे वंचित है मुझसे जुड़ जाए हमारा, ताकि एक परिवार बन सके, एमपी क्लासेस का एक परिवार बन सके, जिसमें मैं हर दिन आपको कुछ नए नए कंटेंट सिखा सकूं और बता सकूं और ये बता सकूं कि वाकई में हमारा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है 0 से हीरो लेवल तक, उसको मैं सार्थक कर सकूं। तो क्या आप तैयार हैं आज के नया वीडियो में, जिसमें मैं आपको अलजेब्रा का पोर्शन बताने वाला हूं, यानी कि अलजेब्रा का स्टार्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं कि अलजेब्रा वाकई में होता क्या है। ये अलजेब्रा जो लोगों को, यानी छोटे छोटे बच्चे जब वो सीखने जाते हैं ना, तो अलजेब्रा का मतलब उनको समझ में नहीं आता है। तो अलजेब्रा आखिर है क्या, जिसको हम लोग हिंदी में बीज गणित कहते हैं। तो आखिर चले देखा जाए कि बीज गणित होता क्या है। और ये वीडियो, आज का वीडियो हो सकता है बड़े लोगों के लिए सार्थक ना हो, अच्छा उनको ना लगे, लेकिन एक बात और है कि क्लास बढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। हो सकता है कि कुछ चीज जो आपने चूक कर गए हैं, जो आप चूक कर गए वो आप इस क्लास से सीख कर जाए। तो इसलिए हमारा चैनल पे जो आज का दूसरा वीडियो जा रहा है वो अलजेब्रा के रूप में जा रहा है। तो इस अलजेब्रा को जरूर देखें, 5 से 10 मिनट में मैं आपको सिखाने की गारंटी देता हूं कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा क्या होता है मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना पड़ेगा और बिना स्किप किए सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं, अलजेब्रा सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर अलजेब्रा की कहानी को शुरू किया जाए तो इस अलजेब्रा की कहानी में हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले कि अलजेब्रा जिसका नाम दिया गया है उसको हम लोग हिंदी में बीज गणित कह देते हैं और इसी को इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है। इसी को हिंदी में इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है। अब अलजेब्रा का नींव क्या है, अलजेब्रा कैसे शुरू हुआ, अलजेब्रा का ये जो अलजेब्रा हमने लिखा है, इस अलजेब्रा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर, जरा ये बता दिया जाए। तो अब जैसे मैं एक बात कहूं कि इसमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ध्रुवक, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवक, और दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं चल, जिसको हम लोग कहते हैं चल। और इसमें अगर राशि जोड़ दिया जाए तो इसी को पढ़ा जाता है चल राशि और इसी को पढ़ा जाता है बाबू ध्रुवक राशि। ठीक बात। तो अक्सर ये प्रश्न उठता है कि ये है क्या। तो अगर मैं ध्रुवक की बात करूं, अगर मैं इसको एक से एक शब्द में और कह सकते हो कांस्टेंट, यानी कि इसका मान कहीं जाके आप पढ़ लो, कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, जहां भी जाके आप पढ़ लो, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। आप कहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो जरा देखो, अब मैं अगर लिख दूं एक, अब आप जरा बताओ कि क्या एक कोलकाता में अगर एक को एक कहा जाता है तो क्या मुंबई में इसको दो कहा जाएगा, इसका मान कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक मतलब एक ही होता है। क्लियर? अगर मैं लिख दूं 2, अगर मैं लिख दूं 3, अगर मैं लिख दूं 4, इस तरह से अगर लिखता जाऊं, पूरी गिनती लिख दूं और जहां तक मुझे गिनती आती है वहां तक लिख दूं, जितनी संख्या मैं जानता हूं वो लिख दूं, तो सभी संख्याएं ध्रुवक राशि कहलाते हैं। क्यों सर? क्योंकि ध्रुवक का मतलब होता है फिक्स रहने वाला, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। समझ में आ गया बात? तो इसी को हम लोग ध्रुवक कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये चल राशि क्या है। अब देखिए इसके नाम में ही
छुपा हुआ है, चल चला चल चल, गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल, अर्थात इसका मतलब है कि इसका मान हमेशा से चलते फिरते रहेगा। दैट मीन्स कि जितने भी आप लेटर्स पढ़ के आए हैं, लेटर्स का मतलब होता है ए बी सी, अब स्मॉल लेटर में अगर लिख दिया जाए तो डी ई एक्स वाई, जो भी आपने पढ़ा है ये सारा चीज को हम लोग चल राशि कह देंगे। अब कहोगे कि सर ये चल राशि क्यों है? अब आप जरा बताओ, कलकत्ता में कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट सवाल बना रहा है, उस सवाल को बनाते वक्त किसी सवाल में किसी चीज को बोला है कि मेरे पास ए रुपया है, अब उसका आंसर निकल के आया 10, मान लीजिए ए का मान 10 आ गया, तो 10 आ गया तो उसके लिए तो ए का मान 10 हो गया। लेकिन अगर मुकेश से उसी सवाल को बनाए तो ए का मान मान लीजिए निकल के आया 5, इसका मतलब क्या है कि ए का मान किसी और के लिए 10, मुकेश सर के लिए 5, कलकत्ता में बैठा स्टूडेंट के लिए 15, तो दिल्ली में बैठा स्टूडेंट के लिए 20। अर्थात इसके मान कोई फिक्स नहीं होते, इसका मान हमेशा चल चला चल वाली कहानी दोहराता है, चलता ही रहता है, कोई मान फिक्स नहीं होता, और इसलिए इसको चल राशि कहा जाता है। तो अलजेब्रा की नींव की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चीजें अलजेब्रा के नींव है, जिसपे पूरी अलजेब्रा टिका हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हो बस बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप स्किप करें वहीं मैं कुछ अच्छा चीज बता दूं और वो आपका मिस हो जाए, फिर पूरा वीडियो आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए स्किप बिना किए ध्यान से सुनते रहना। अभी तक हमने ध्रुवक राशि पढ़ा, अभी तक हमने चल राशि पढ़ा। ध्रुवक क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदले, अर्थात 1 2 3 4 वगैरह। चल राशि क्या होता है? जिसका मान कभी भी किसी क्षण किसी स्वरूप में बदल सकता है। ए का मान अगर कोई व्यक्ति 10 लाता है तो ए का मान कोई व्यक्ति 15 भी ला सकता है, 5 भी ला सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चल राशि। अब बात ये उठता है सर कि इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब तो मैं ये जानता हूं कि यही बीजगणित का नींव है, इसी पर बीजगणित टिकी हुई है। कैसे सर? तो अब चलिए, अब अगर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो ये ध्रुवक हो गया, ये चल हो गया। आपसे अगर कोई पूछे कि जरा बताओ ये 4x में लिखा हूं, ये 4x को क्या कहूंगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें जो 4 है ना, इसको हम लोग ध्रुवक कह देंगे सर, इसको हम लोग ध्रुवक कह देंगे, और जो x है ना इसको हम लोग सर चल राशि कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? चल राशि कह देंगे सर, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन अगर कोई चल राशि, मैं जो बताना चाहता हूं ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चल राशि किसी संख्या के साथ मिल जाए तो उस पूरे संख्या को हम एक साथ में ही चल राशि भी कह सकते हैं, चल राशि भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, चल राशि भी कह सकते हैं। क्लियर बात हो गया? तो 4x भी चल राशि है। अगर कोई बंदा लिखता है 7y तो इसको भी हम कह देंगे चल राशि है। अगर कोई बंदा लिखता है 8zx स्क्वायर तो इसको भी हम लोग चल राशि कह देंगे। दैट मींस क्या हुआ कि अगर किसी ध्रुवक के साथ कोई भी चल राशि आके समाहित होता है, अब ऐसा नहीं कि x और y ही है सर, क्या नहीं, p q r s t u v ऐसा कुछ भी आता है, वो चल राशि अगर इसके साथ आ जाएंगे तो इसको हम लोग एक साथ में चल राशि कह देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब अगर मैं बात कर लूं तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद की जो बात होती है वो होता है हमारा पद जानने का। ये तो हो गया सर चल राशि हमने सीखा। अब जरा बताइए कि सर इसके बाद कुछ है क्या? तो हाँ, मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद आते हैं पद। अब ये पद जानना है कि देखिए, हम मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखे, कुछ ऐसा लिखे, एक संख्या, फिर यहां प्लस दिए, फिर एक संख्या, फिर यहां माइनस दिए, फिर एक संख्या। ये क्या है? ये जहां भी टूटेगा, जहां भी इसकी पूंछ दिखाई देगी एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ, तो उसी को हम लोग पद कह देंगे। दैट मींस क्या? अगर मैं देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये पद जो होता है कभी कभी इसको हम लोग एक पद वाला भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इसको द्विपद वाला भी कहेंगे, और कभी कभी हम इसको त्रिपद वाला भी कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सर एक पदी कब होगा, यानी कि एक पद वाला कब होगा, सर द्विपदी कब होगा, यानी द्विपद वाला कब होगा, और सर त्रिपदी कब होगा। और इसमें एक और होता है जो मैं अगर आपको बताऊं तो इसको हम लोग कह देते हैं बहुपदी। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कह देते हैं बहुपद वाला। अब प्रश्न उठता है सर कि कब हम किसको क्या कहेंगे। तो मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा जिसको हमने लिखा 4x, ध्यान से समझिएगा 4x।
तो अब बताइए इसके साथ कोई माला बना है क्या, इसके साथ कोई और लगा हुआ है क्या? सर इसके साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तब इसको हम लोग कह देंगे गुरुजी ये तो एक ही को है, ये तो एक ही को है, एक ही को पद है, इसलिए सर इसको हम लोग एक पद वाला कहेंगे। क्लियर हो गया बात? इसलिए इसको हम एक पद वाला कहेंगे। ओके, अब चलते हैं कि सर द्विपद का मतलब क्या? तो द्विपद का मतलब हो गया कि मान लो इसी 4x के साथ अगर हम 2 लगा लिए तो मैं क्या बोला कि जब कोई ट्रेन का डब्बा देखते हैं ना, ट्रेन का डब्बा में क्या होता है कि एक बोगी से दूसरा बोगी जुड़ा जाता है, तो उसी प्रकार से जब एक पद के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा जुड़ता जाता है तो इसी को पदी वाला बात कहते हैं, अर्थात एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। तो द्विपदी का मतलब इसमें 2 पद दिखेंगे लेकिन ये किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ 4x + 2 दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग द्विपदी कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे? द्विपदी कह देंगे। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो द्विपदी के बाद आता है त्रिपदी। अब जरा देखिएगा त्रिपदी का मतलब क्या होता है? त्रिपदी का मतलब होता है कि मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख लिए 5x² + x - 4। अगर मैं ऐसा कुछ लिखा तो इसको हम लोग त्रिपदी कहेंगे। क्यों गुरुजी? क्योंकि इसमें देखिए 2 कोसाइन के साथ ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए इसको हम लोग त्रिपदी कह देंगे और 3 पद होने के लिए या 3 पद होने के कारण ही इसको त्रिपदी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितना पद जुड़ेगा उसके काउंटिंग को ही हम लोग त्रिपदी कह देते हैं। लेकिन सर इसका खेल क्या है, इसका मामला क्या है, जरा बताएंगे क्या? तो बहुपद का मतलब होता है बहुत। बहु मना हो घर वाला सास बहू वाला बहु नहीं, बहु का मतलब होता है बहुत सारा पद, जिसमें बहुत सारे पद आए। मतलब क्या सर? क्या सर इसको हम बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। उसके बाद मेरे बात तो सर इसको क्या बहुपद कहेंगे? तो इसको हम लोग बहुपद, द्विपद है ना, माने एक से अधिक हो गया तो इसको हम लोग कुछ क्षण के लिए बहुपद कह सकते हैं या तो बहुपद ही कह देना। ठीक, यानी कि मैं अगर इसका एक निष्कर्ष लिखना चाहूं, डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि जिन राशियों में या जिनमें एक पद से अधिक हो उन्हें क्या कह देंगे? उन्हें बहुपद कह देंगे। उन्हें हम लोग बहुपद कहेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्लियर बात? तब इसको सर बहुपद कह देंगे, इसको सर बहुपद कह देंगे। ऐसे कितना भी बोगी के टाइप जुड़ा हुआ चीज आए तो उसको हम लोग बहुपद कह देंगे। ठीक बात? तो हमने 2 बातें नहीं पढ़ा। एक को हम लोग कहे ध्रुवक राशि, जिसमें हम लोग जान गए कि जिसके मान फिक्स हो गए, जितने काउंटिंग नंबर है वो सब ध्रुवक कहलाते हैं। लेकिन दूसरा होता है चल राशि, जिसमें A B C D क ख ग घ, तुम्हारा नाम, हमारा नाम, दुनिया का जितना नाम है उन सबको हम लोग चल राशि कह सकते हैं क्योंकि इसका मान हमको पता नहीं होता। अब इन्हीं चल राशि और ध्रुवक राशि को मिला करके आपका बनता है क्या? ये पद बनता है जिसमें हम लोग इस तरह के पद पढ़ते हैं। एक पद का मतलब हो गया कोई एक पद होगा, द्विपद का मतलब हो गया कोई 2 पद होगा, त्रिपद का मतलब हो गया 3 पद हो गया, ऐसे करके। और एक से अधिक हो जाए तो इन सबको हम लोग बहुपद भी कह देंगे। क्लियर बात हो गया? ये पद की समस्या खत्म हो गई। अब समस्या है कि सर एक बात और मुझे नहीं समझ में आता है, एक चीज हमको मिलता है अलजेब्रा में, वो जरा मुझे बता दे तो अच्छा होगा। तो वो पद कौन सा है? अब देखिए वो चीज क्या है जो मिलता है और परेशान कर जाता है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको हम लोग कहते हैं गुणांक निकालना। उसको हम लोग कहते हैं गुणांक निकालना। ठीक है? अब गुणांक निकालने का मतलब होता है क्या? गुणांक निकालने का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है कि जिसका, पहले ये सब नोट करना बहुत जरूरी है, जिसका गुणांक पूछेगा उसे छोड़कर उसके साथ लगे हुए सभी व्यंजक को हम लोग गुणांक कह देंगे। सभी व्यंजक को
गुणांक कहेंगे। क्या मतलब सर, जरा मुझे मतलब बताया जाए तो। हाँ जरा देखो, गुणांक का मतलब क्या। मान लीजिए आपने अभी समझ गया कि पद कैसे पकड़ेंगे। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे की बात करूं कि सर हम गुणांक निकालेंगे कैसे। मान लीजिए आपके सामने मैं एक वर्णमाला लिखा, यानी कि हम लोग अलजेब्रिक माला लिखा, जैसे x² प्लस 4x माइनस 7। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसा कैसा होगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जरा बताइए भैया कि x² का गुणांक कौन होगा। x² का गुणांक कौन होगा। तो x² मैं क्या लिखा कि जिसका गुणांक पूछेगा उसे छोड़कर उसके साथ लगे हुए सभी चीजें उसके गुणांक होंगे। तो अगर x² का गुणांक पूछा है तो भैया बताओ x² के साथ यहाँ क्या है, तो कहोगे गुरुजी तो कुछ नहीं है। तो एक बात जान लेना, अलजेब्रा में अगर किसी एक्सप्रेशन के साथ कुछ ना हो इसका मतलब वहां पे 1 होता है, यानी x² का गुणांक अगर लिखा जाए तो x² का गुणांक बाबू क्या होगा, x² का गुणांक 1 होगा। क्लियर बात। लेकिन अगर सर हमसे ये पूछ ले कि x का गुणांक जरा बताइए, तो x का गुणांक मैं जो बोला इस नियम को जानना है, तो मैं बोला क्या, x² का गुणांक हम लोग सीखे। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर हमको x का गुणांक पूछा है तो x का गुणांक का मतलब होता है कि x के साथ क्या लगा हुआ है। अब जरा बताइए कि x का गुणांक पूछा है भैया, तो x के साथ क्या है, तो आप कहोगे सर 4 है, इसका मतलब x का गुणांक हो जाएगा 4। ये समझना बहुत जरूरी है। अब तीसरी बात अगर मैं कहूं कि बताओ इसमें ध्रुवक कौन सा है, बताओ इसमें ध्रुवक कौन सा है, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा, सर ध्रुवक 7 है, ध्रुवक 7 है। बताओ इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, तो सर कांस्टेंट टर्म ही 7 है। क्लियर बात। लेकिन एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो बात खत्म हो गया, इतने सारी चीजें हमने पढ़ लिया। और एक बात है जो अलजेब्रा का कहते हैं माई बाप है। माई बाप क्या है सर, देखिए जरा, अलजेब्रा का माई बाप किसको कहते हैं। और इसमें मैं एक चीज जो बताता हूं हर बार, सब बच्चों को सतर्कता बरतनी होगी। किस चीज के साथ, यही माई बाप के साथ। अगर माई बाप के साथ सतर्कता नहीं बरतोगे तो उसमें मामा आएगा, तुमको बर्बाद करके चला जाएगा। ये मामा कौन है सर, अब जरा देखो। अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, कि अलजेब्रा में कभी भी विदाउट साइन हम कुछ नहीं करेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे। हमेशा अलजेब्रा लिखते या पढ़ते वक्त उसको साइन के साथ ही पढ़ा जाता है। दैट मीन्स कि क्या सर, अगर मेरे पास -4 है, प्लस में 4x² है और -7y है, और अगर आपसे पूछ ले, अभी तो सिंपली हम लोग सीख गए, अगर आपसे पूछ ले कि मान लीजिए सर y का गुणांक जरा मुझे बता दीजिए, तो y का गुणांक अगर मैं बात कर लूं तो y का गुणांक आप अगर 7 कहते हो तो गलत हो जाएगा। समझना ध्यान से। अब माई बाप इसको मैं क्यों बोला, y का, क्योंकि एक्सप्रेशन को ऐसा माना जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोच के उसका जवाब देना पड़ता है। तो सब अगर पॉजिटिव है तो माइनस में है, तो यानी माइनस जो साइन होगा इस 7 का होगा, और इसलिए y का गुणांक अगर पूछे तो 7 ना लिख करके बाबू इसको लिखना -7। ठीक बात। अगर आपको पूछे बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है, इसमें अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें, इसमें किसकी बात करें, कांस्टेंट टर्म की बात करें, यानी ध्रुवक की बात करें, स्थिरांक की बात करें, तो आप अगर कहते हो 4 तो मैं कहूंगा बाबू गलत है, इसीलिए कहे इसको ये माई बाप है। अगर ये नहीं लिखते हो तो तुम्हारा एक क्षण में ही आया हुआ सही आंसर गलत हो सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। ओके, तो अगर मैं y का गुणांक लिखा तो ऐसा लिखा, अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखना होगा, इसको लिखना पड़ेगा -4। समझ में आ गया बात। तो कभी भी जब कुछ हम लिखेंगे अलजेब्रा में तो बिना साइन का कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों बताया सर, क्योंकि आगे चल के, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूं कि अलजेब्रा है क्या, बीजगणित है क्या, आगे चल के अगला वीडियो जब मेरा आएगा इसमें बस इतना ही बताऊंगा, और उसके साथ आपको एक चीज और बताऊंगा। उसके बाद जब मेरा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग इसका जोड़ घटाव भी सीखेंगे। बचपन में लोग को सिखाया जाता है, बाबू 2 + 3 कितना, तो कहते हो 5,
लेकिन इसमें पूछा है बाबू x प्लस वाई कितना, तो कहोगे हमको ना पता है। क्यों? क्योंकि x और y चल है, y का माने ना पता तब जोड़ेंगे कहां से। तो इसलिए हमको इसको सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमको जानना पड़ेगा। और इसी के लिए अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि क्या होगा कि क्या है। तो अब देखिए, अब एक चीज और आज के अंतिम चरण की ओर जाते हैं इस वीडियो का, जिसमें हम लोग इस सेशन में लास्ट में सीख कर जाते हैं साइन का गुणा कैसे किया जाता है। अब है साइन का गुणा, अब हम लोग सीखेंगे साइन का गुणा। साइन का गुणा अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है और इसके बिना अलजेब्रा में कुछ भी नहीं होगा, ये आपको भी पता क्योंकि मैंने अभी बता दिया। अब है कि देखिए पूरे मैथ्स में 4 ही साइन होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक गुना होता है, एक भाग होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इनका और इनका कोई बात ही नहीं करेंगे। आज फिलहाल हम इनके साइन का गुणा की बात करेंगे। ठीक है, तो आज याद रखिएगा कि एक साइन प्लस है, एक साइन प्लस है। देखिए आपके पास टर्म आने की कंडीशन कितने हैं, तो आप कहोगे टर्म आने की कंडीशन सर 2 है। हम काम हमेशा कभी भी कोई 2 ही पद के साथ करेंगे। तो अगर 2 पद के साथ हमने काम किया तो एक के साथ प्लस है और दूसरे के साथ प्लस है, काम करने जाएंगे तो प्लस प्लस मिलकर के हमको हमेशा प्लस देगा। उसके बाद सर एक में प्लस आ गया, दूसरे में माइनस आ गया, तो ये दोनों मिलकर सर हमको माइनस देगा। तीसरे में अगर सर पहले वाले में माइनस आ गया और दूसरे वाले में प्लस आ गया, तो ये मिलकर सर हमको माइनस देगा। और अंतिम में सर दोनों में भी माइनस ही आ सकता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस देता है। लेकिन एक बात बताएं, ये चीज बहुत लोग भूल जाते हैं कि कब प्लस कब माइनस। तो मेरे भाषा में अगर याद रखना चाहते तो याद रख लो कि जात जात की लड़ाई हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर घर की लड़ाई हो, हम लोग चाहते हैं कि बाहर वाला ना जाने, यानी कि हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये मैं क्या बोल दिया, मैं ये बोल दिया कि अगर एक ही जात का चीज हो, एक ही जात की लड़ाई हो, तो उसका गुणनफल हमेशा प्लस आता है। आप देख सकते हो, एक ही जात वाला चीज है, लड़ा तो हमको प्लस दिया, एक ही जात वाला चीज है, लड़ा तो हमको प्लस दे दिया। तो एक ही जात का चीज का काम कर रहे हो, साइन गुणा कर रहे हो, तो हमेशा आपको प्लस देगा। लेकिन अगर उसकी जात अलग है, एक माइनस वाला है, प्लस वाला है, तो हमेशा आपको माइनस देगा, हमेशा आपको टकरार कराएगा, हमेशा आप में झगड़े कराएगा, हमेशा आप में फूट दिलाएगा, और इसलिए इसका साइन होता है माइनस। तो इतना बात पहले आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा की अगली कड़ी में जाएंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाव होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक इस वीडियो जो आज आपके सामने पहुंचा है, आप उसको अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इसमें अगर कुछ भी समझ में आया थोड़ा भी, तो बस आप एक लाइक बटन दबा के कहना कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे लिए सार्थक था, मैं शायद ये भूल गया था जो आज रिमेंबर कर लिया और मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं मुकेश सर अपने मनपसंद चैनल और आपके मनपसंद चैनल एमपी क्लासेस से विदा लेता हूं और मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।